क्या देखना है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर components in 2D. Resolution of a vector in rectangular components in 2D. ठीक है। अच्छा, रिजोल्यूशन का मतलब तो समझा दिया गया था कि एक वेक्टर है, उसको ऐसे कई वेक्टर्स में क्या कर दो, तोड़ दो, जिनका वेक्टर सम क्या हो जाए, दिए गए वेक्टर के बराबर आ जाए। ठीक है। अगर आप ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हो जिनके बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री, उनको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमको 2 डायमेंशन में देखना है। 2 डायमेंशन का मतलब एक प्लेन हो, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, चाहे वाई और जेड एक्सिस हो, चाहे जेड और एक्स एक्सिस हो। ठीक है। 2D में हमको देखना है कि कैसे हम एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और यही ज़्यादा आएगा, 3D में बहुत कम आएगा, 2D में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चलो हम एक XY प्लेन बनाते हैं। ठीक है। ये आपका X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर एक, जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है। इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर ले रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ वेक्टर ए एक्स। क्या बोल दे रहा हूँ, वेक्टर। अच्छा, वाई डायरेक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर ले रहा हूँ और इसको हमने बोल दिया वेक्टर ए वाई। ठीक है। अब सोच कर बताओ कि क्या हम वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई लिख सकते हैं क्या? क्या वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई का वेक्टर सम वेक्टर ए के बराबर आएगा क्या? आएगा। पैरेललोग्राम ला जो है क्या बता रहा था कि 2 वेक्टर को ऐड करना है तो उनकी सहायता से क्या करो, एक पैरेललोग्राम बना लो और उसका डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो, बात समझ में आया? अब देखो, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेक्टर ए। ठीक है। वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। अब इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मान लेते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वह ए है। ठीक है। वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड जो है ए एक्स है और वेक्टर
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। तो अब हमको वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या करना है, निकालना है, और वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलो अब यहां से इस त्रिभुज में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, इसकी लेंथ किसके बराबर आएगी, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी। ठीक है, इसकी लेंथ किसके बराबर है, वेक्टर ए एक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और इसकी लेंथ किसके बराबर है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो चलो अगर हम मान लें, अगर हम आपसे पूछें कि कास थीटा इक्वल टू क्या होगा उस ट्रायंगल में, कास थीटा इक्वल टू क्या होगा, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, बेस क्या है, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लिया गया है ए। ठीक है, यहां से अगर हम आपसे कहें कि वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आया, तो क्या हम इसको ए कास थीटा लिख सकते हैं क्या, बोलो बात समझ में। तो वेक्टर ए एक्स, इसलिए अगर हम कहें कि वेक्टर ए एक्स बराबर बताओ क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए कैप। किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से और उसके यूनिट वेक्टर से। अब एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, क्या होता है, आई कैप। तो हम इसको लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू, ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये निकाल चुके हो, ए कॉस थीटा, और ए कैप क्या होगा, बोलो बात समझ में। फिर से देखो, अगर हम पूछे साइन थीटा बराबर बताओ, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, मॉड वेक्टर ए वाई, वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड। यहां से साइन थीटा इक्वल टू हो गया मॉड वेक्टर ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए वाई इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन थीटा। समझ में आ गया। अब अगर हम कहें कि वेक्टर ए वाई को कैसे लिखें, तो वेक्टर ए वाई को लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए वाई इंटू ए वाई कैप, यहाँ पर ए एक्स कैप रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, ए एक्स। ठीक है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो वेक्टर ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन थीटा इंटू जे। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, और आपका ये वैल्यू है। तो ये वेक्टर कौन है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के एलॉन्ग कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर वेक्टर। ठीक है, और ये जो वेक्टर ए वाई है, यह वाई एक्सिस के एलॉन्ग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। इतनी बात समझ में आई।
तो एक सिंपल सा दिमाग में बात रखना है कि मान लो कि एक वेक्टर ए है और किसी एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो इस एक्सिस के डायरेक्शन में इसका रेक्टेंगुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ए कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कास थीटा। और इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। बस यही बात दिमाग में रखनी है कि अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से छोटे से पार्ट में देखो, मान लो कि यहाँ पर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और ऐसे एक थीटा एंगल पर एक वेक्टर हमने इसका कंपोनेंट वेक्टर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ए कास थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। बस यही बात दिमाग में आपको क्या करना है, ठीक है, कि जब किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे हम, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल है उसकी वैल्यू हो जाएगी ए कास थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए कास थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जी, ठीक है। वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए कास थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जी, ठीक है, इतना लिखो। हाँ भाजी, यानी वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए कास थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे, इस वेक्टर को लिख सकते हैं ना। चलो, हमको नहीं मालूम है कि वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है। मान लेते हैं कि वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो ए एक्स है, एंड वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड जो है ए वाई, ठीक है। अब समझना, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ए एक्स, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ए वाई, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ए होगी ना, ठीक है। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर ए वाई। तो चूंकि ये एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें बेस का स्क्वायर करोगे और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा कि नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेकिन हम ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, कैसे, ए कास थीटा से, ठीक है। इसी की वैल्यू निकालो हमसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कास थीटा, प्लस ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा, और इस पर क्या है, स्क्वायर। अब देखो, इसमें भी ए स्क्वायर आएगा, इसमें भी ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या क्या बच जाएगा,
हाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो क्या आ गया? ए स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए बराबर क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को सीधे सीधे भी लिख सकते थे, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू भी रखे तब भी कितना आया? ए स्क्वायर। और राइट एंगल ट्रायंगल से भी सीधे सीधे लिख सकते थे, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना हो और आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये थीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे? टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, या यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब हो जाएगा ए वाई अपान एक्स। यहाँ से क्या कर सकते हो? थीटा एंगल को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में? इसको भी नोट कर लो। अब यदि समझ में आ गया तो इसके कॉन्सेप्ट को कुछ और क्वेश्चंस के जरिए और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये एक 2D प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका जेड एक्सिस है। यहाँ पर एक वेक्टर ए है जो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, दिया हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 यूनिट है। कितना है? 10 यूनिट, कोई मात्रक होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि वेक्टर ए का वाई एक्सिस के अलांग और जेड एक्सिस के अलांग रेक्टेंगुलर वेक्टर निकालिए। बोलो बात समझ में आया? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई एक्सिस के अलांग आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है और जेड एक्सिस के अलांग निकालना है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलांग जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा वो ये होगा, जेड एक्सिस के अलांग जो आएगा वो ये होगा, यहाँ से लेकर यहाँ। ठीक है, अब इसके वाई एक्सिस के कंपोनेंट वेक्टर को, वाई एक्सिस के अलांग जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसको हमने वेक्टर ए वाई कह दिया। ठीक है, अब वेक्टर ए वाई बराबर होगा इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताओ? ये थीटा है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके एलांग अगर कंपोनेंट निकालना है तो क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पर वेक्टर ए है और ये दो रेक्टेंगुलर वेक्टर, ठीक है, ये थीटा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड बताओ? ए कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड बताओ? ए साइन थीटा। यही बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो बस। ठीक है, तो देखो वाई एक्सिस के एलांग इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है? 60 डिग्री।
ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? नहीं, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन क्या होता है? यूनिट वेक्टर जे कैप। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, हमेशा थोड़ी जरूरी है कि वो एक्स एक्सिस ही रहेगा, ठीक है ना। वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है? के कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है? आई कैप। ठीक है ना, आई जे के। तो ए cos 60 जे कैप। अब ए की वैल्यू दी गई है कितना? 10। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 जे कैप। ये हो गया 5 जे कैप। तो ये आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? जेड एक्सिस के अलॉन्ग आपको कंपोनेंट निकालना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताना है। तो मान लेते हैं कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो वेक्टर ए जेड, तो बराबर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री। ठीक है, और क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर इसका हो जाएगा के। ठीक है, ये इक्वल टू हो गया, ए की वैल्यू कितनी है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 के कैप। ये इक्वल टू कितना आ गया? 5√3 के कैप। समझ में आया? यानी अब इस वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए को लिख सकते हैं 5 जे कैप प्लस 5√3 के कैप। बोलो, बात समझ में आ रहा है? और एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। ये एक इनक्लाइंड प्लेन है, झुका हुआ तल, ठीक है, नत समतल, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, पृथ्वी है, मान लो कि ये है, और यहाँ पर कोई आपने क्या किया है? एक नत समतल झुकाकर कोई प्लेन क्या किया है? रखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 kg है। कितना है? 10 किलो। ठीक है, इस पर जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की ओर होगा। ठीक है, और ये फोर्स किसके बराबर होगी? जरा सोच के बताओ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगी? इस ऑब्जेक्ट के भार के बराबर, वेट के बराबर। और किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है? अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट कितना होगा? हाँ, m इंटू जी। ये आप 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, m इंटू जी। ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है। एक तो एलांग आपको निकालना है इनक्लाइंड प्लेन के। एक रेक्टेंगुलर वेक्टर क्या होगा?
किसके एलॉन्ग होगा? इस इंक्लाइंड प्लेन के एलॉन्ग निकालना है, और दूसरा इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है। बोलो समझ में आया? इसकी वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू, क्या ये दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है कि नहीं है? है, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और ये दिया हुआ है कि यहाँ पर ये है 30 डिग्री एंगल। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट along inclined plane and along perpendicular to inclined plane। ये आपको क्या करना है? ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? या तो आपको ये एंगल निकालना होगा या ये, कोई तो एक एंगल आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तभी तो होगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है कि कोई वेक्टर है और इसको दो रेक्टेंगुलर वेक्टर में क्या करना है? डिवाइड करना है, तो किसी एक के साथ तो एंगल हमको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए ना। अगर इसके साथ मालूम होता तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये क्या हो जाता है? ए cos थीटा, और ये क्या हो जाता है? ए sin थीटा। अच्छा, अगर यहाँ पर थीटा होता तो ये क्या हो जाता? ए cos थीटा, ये क्या हो जाता? ए sin थीटा। कोई तो एंगल हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये 30। बताओ कैसे निकाल पाओगे? हाँ, ये अगर इसको नीचे तक लेके आओगे तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो बस निकल गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट along inclined plane। ठीक है, अच्छा, अगर हम सोचो यहाँ पर हम थीटा कर देते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना होता है? जरा सोच लो, थीटा ही होता ना? 30 डिग्री होता कि नहीं होता? ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर ये थीटा होगा तो ये वाला हो गया mg cos थीटा, और ये वाला हो गया आपका क्या? mg sin थीटा। नहीं हो गया? तो ये इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। ठीक है, m का मान कितना है? 10, g का मान 10 ही मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? sin थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो 1/2 कितना हो जाएगा? ये 50 यूनिट बता दो इस बार। हाँ, न्यूटन होगा, फोर्स है ना, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, बोलो बात समझ में? अच्छा, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट along परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, यानी 10 इंटू 10 इंटू cos 30 डिग्री √3/2, ये 5 टाइम्स में यानी 50√3 क्या हो जाएगा? बात समझ में आएगा? ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं।